हेलो गाइस, आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे वेक्टर। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इसको हम 12th क्लास में भी यूज़ करते हैं, 11th क्लास में भी यूज़ करते हैं, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो, हर जगह पे इसका यूज है। जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होती हैं। या वेक्टर होता क्या है, डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी भी क्वांटिटी का, तो ये सारी चीज़ें हम वेक्टर के थ्रू ही पढ़ते हैं। तो आज का ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन लेने का यही मतलब होता है कि हम आपको वेक्टर सिखा पाए। इजी से इजी वे में हम क्या करेंगे, वेक्टर को सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला हम ये देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। सबसे पहला होता है कोई भी एक क्वांटिटी, जिसको हम बोलते हैं, मान लीजिए अगर नाप तौल करना है तो हम उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे 10 किलो आलू हो गया, ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोलूं 4 किलोमीटर, या फिर मैं ऐसे बोलूं 4 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। तो ये सारी क्वांटिटी में फर्क क्या होता है? तो एक क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और एक क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी हम उसको बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और दूसरे को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो देखिए, बहुत मैं इजी वे में समझाता हूं। मान लीजिए कि आपने बाजार से 10 केजी आलू खरीदा, फिर आप दूसरे दिन गए 10 केजी और आलू खरीद लिया, तो ये टोटल कितना आप बोलेंगे कि 20 केजी आलू हो गया। क्या इसमें डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन से खरीदा, कहां पे रखा है, ये सारी चीजें इसमें नहीं होती हैं। तो ऐसा क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताए, उसमें डायरेक्शन की बात हम करें ही नहीं, या डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है, ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। बहुत इजी वे में मैं आपको समझा देता हूं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है। अब एक ब्लॉक है तो हमने एक बार इधर से फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, क्लियर। दूसरी बार हमने इधर से फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। अब आपसे पूछा जाए कि इस ब्लॉक पे टोटल नेट फोर्स कितना हो रहा है, तो आप बता सकते हो 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन कितना हो गया, 20 न्यूटन, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए, इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूं, आगे देखते हैं। अगर मैं इसी ब्लॉक को चूज करूं, एक बार मैंने फोर्स इधर से लगा दिया 10 न्यूटन का, और दूसरी बार फोर्स हमने इधर से लगा दिया 10 न्यूटन का। अब इस पे नेट फोर्स कितना हो गया, आप कहोगे ये 10 न्यूटन। इस डायरेक्शन को अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो इधर को नेगेटिव ले लेंगे, इधर को पॉजिटिव ले लेंगे, तो एक में लग रहा है 10 न्यूटन, दूसरे में लग रहा है -10 न्यूटन, और आंसर क्या हो गया, 0। मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूं, कोई मेरे को इधर से 10 न्यूटन से खींच रहा है, कोई मेरे को इधर से 10 न्यूटन से खींच रहा है, क्या मैं हिलूंगा, बिल्कुल नहीं हिलूंगा, क्योंकि वो दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो वो दोनों बैलेंस फोर्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं यही चीज बोलूं कि जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, तो फोर्स नॉर्मली ऐड हो जाएंगे, ठीक। और अगर मैं बोलूं फोर्स अलग अलग डायरेक्शन से लग रहा है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक में फोर्स आता है जुड़ के और एक में फोर्स आता है 0। इसका ये मतलब होता है कि जब हम फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो क्या होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, कैलकुलेशंस, ये सब चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। अगर मैं फोर्स को इस डायरेक्शन में लगाऊं, एक बार 10 न्यूटन, दूसरी बार भी 10 न्यूटन, तो ओवरऑल इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अगर मैं एक ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं और इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, दोनों क्या हो जाएंगे, फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फोर्स एक ऐसा क्वांटिटी है जो क्या होता है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम बात करें, फोर्स क्या हो गया यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। क्यों वेक्टर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ रहा है।
इसीलिए तो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना ओवरऑल रिजल्ट पे। अगर हम एफ नेट निकालें तो एक जीरो हो जा रहा है और एक ऐड हो जा रहा है। तो जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ दो चीजें आती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। होप सो इतना समझ आ गया होगा आपको। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम सीखते हैं कि किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो बहुत आसान होता है रिप्रेजेंट करना। वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एरो। जैसे मान लो कि अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हमने v पे क्या लगा दिया, एक एरो लगा दिया। अगर मैं बात करूं फोर्स का, तो फोर्स भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहां तक समझ में आ गया। अगर मैं बात करें एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उस पे हमेशा क्या लगेगा, एरो लगेगा। इसका ये मतलब होता है कि वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या हो रहा है। अगर मान लो कि डिस्प्लेसमेंट है तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। वेलोसिटी है तो जो इसका स्पीड है और प्लस उसका डायरेक्शन अगर हम मिला दें तो उसको क्या बोलेंगे, हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम ये सीखते हैं कि किसी भी वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी वे में मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि मैं वेक्टर 12th क्लास के लेवल का नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ हम इतना पढ़ रहे हैं अभी कि हमारा काम चल रहा है फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी। तो इस हिसाब से वेक्टर को ऐड करने का बहुत छोटा सा एक रूल होता है। अगर हम बात करें हाउ टू ऐड वेक्टर, तो उसके लिए सबसे पहला चीज है कि अगर डायरेक्शन सेम होता है किसी भी दो क्वांटिटी में, अगर डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल एडिशन कर देंगे। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, थीटा उनके बीच में जीरो है। जैसे एक फोर्स इधर लग रहा है किसी भी ब्लॉक पे और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है। मान लो ये क्या है, F1 है और ये क्या है, F2 है। तो इसका जो F नेट आएगा वो कितना आएगा, F1 प्लस F2। डायरेक्ट क्या हो गया, जोड़ दिया हमने। तो पहला रूल ये होता है कि अगर किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर जो होता है, मान लीजिए कि एक इस डायरेक्शन में वेक्टर लग रहा है, ठीक है, फोर्स, और दूसरे डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में अगर दो फोर्स लगते हैं तो हम उसको नॉर्मली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। समझ आ गया इतना। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी वेक्टर में जो लगने वाला डायरेक्शन है वो एक दूसरे से अपोजिट है। जैसे मान लीजिए कि हमने इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया, अब एक फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स क्या है, एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है। तो जब भी कोई दो वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का साइन बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है, सॉरी, जब भी किसी दो वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल बने तो उसको ऐड नहीं करते हैं, हम जनरली क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इतना समझ आ गया। तो ये भी है एडिशन ही, लेकिन हमने क्या किया है, इसके साइन को बदल दिया है। जैसे F1 और इसका साइन क्या आएगा, माइनस F2। अगर हम प्लस करना चाहें तो यहाँ से ये क्या आ गया, F1 माइनस F2। तो अगर किसी दो वेक्टर के बीच में जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है तो हम उसका एडिशन कैसे निकालते हैं, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करके निकालते हैं। ठीक है, ये एडिशन नहीं है, ये क्या है, सब्ट्रैक्शन है। होप सो इतना समझ आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पे। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक ब्लॉक है, ठीक है, इस पे एक वेक्टर इधर है A और दूसरा वेक्टर ऐसे लग रहा है B। इनको ऐड करना है और इनके बीच में क्या है, थीटा है। क्लियर। तो जब भी हम किसी दो वेक्टर को ऐड करते हैं और उनके बीच में थीटा हो, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ना होते हैं, तो उसके लिए जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर वो कैसे होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जब भी कोई दो वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पे होते हैं तो उनको जो ऐड करने का फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ये जो थीटा है वो इन दोनों वेक्टर के क्या है, बीच का थीटा है। होप सो इतना समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल से मैं इसको समझा देता हूं। मान लेते हैं कि इस पे एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस पे भी क्या लग रहा है, एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और उनके बीच में थीटा क्या है, 60 डिग्री है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे लिखेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 cos 30 डिग्री या 60 डिग्री। इतना समझ आ गया। इसके बाद हम नॉर्मल इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये 100 हो गया प्लस 100 हो गया प्लस ये हो गया तुम्हारा 200 × हाफ और ये कैलकुलेट करके जो भी आएगा 200 प्लस ये कट गया 100 से 100 रूट पे क्या आ गया 300 न्यूटन। तो ये हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट फोर्स आ गया। इतना समझ आ गया। तो ये था बेसिक किसी भी वेक्टर को, किसी दो वेक्टर को हम कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहला हमने क्या सीखा कि अगर दो वेक्टर के बीच का डायरेक्शन सेम है तो हम उसको नॉर्मली क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। दूसरी चीज हमने ये सीखा कि अगर दो वेक्टर के बीच में अपोजिट डायरेक्शन है तो हम उसको नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और तीसरा हमने रूल ये सीखा कि किसी भी दो वेक्टर के बीच में अगर थीटा एंगल के दोनों वेक्टर है तो उसका जो एडिशन होता है वो वेक्टर एडिशन होता है a² + b² + 2ab cos थीटा और थीटा वही वैल्यू है जो एक दूसरे के बीच में लग रहा है। इतना समझ आ गया। इसके अलावा वेक्टर के जोड़ने के कुछ और भी रूल होते हैं, वो हम देखते हैं। इसके अलावा जो है वो होता है लॉ ऑफ एडिशन। बहुत कायदे से हम समझेंगे वेक्टर को, लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। तो लॉ ऑफ एडिशन में काफी सारे हमें रूल पढ़ने को होता है। एनसीईआरटी में बहुत सारे तरीके से लॉ ऑफ एडिशन पढ़ाया जाता है। सबसे पहला जो है लॉ ऑफ एडिशन वो होता है ट्रायंगल लॉ। क्या होता है, ट्रायंगल लॉ। अब मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर है ए, समझ आ गया, कोई दूसरा वेक्टर है बी। अगर हमें इन दोनों वेक्टर को ऐड करना हो तो ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि हम एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल मिलाएंगे और फिर इस वेक्टर का ओरिजिन से दूसरे वेक्टर के हेड को मिला देंगे तो ये क्या दे देगा, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है, a + b। अगर ये वेक्टर a है, अगर ये वेक्टर b है। समझ आ गया। ये चीज का ध्यान रहे कि हम वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे। अगर ये वेक्टर पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में है तो ये इसी डायरेक्शन में रहेगा। दूसरा कंडीशन है कि एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखते हैं। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन बन के आता है, इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ। इतना समझ आ गया। इसके बाद जो होता है दूसरा जो लॉ होता है वेक्टर एडिशन का, वो होता है पैरेललोग्राम लॉ। सेकंड जो होता है वो होता है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, अगर हमारा दो वेक्टर रखा हुआ है, मान लो एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b, तो इसको हम कैसे ऐड करते हैं। इसको ऐड करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है। रूल जो होता है पैरेललोग्राम लॉ का वो ये होता है कि हमें एक वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर का टेल क्या करना है, मैच करना है। तो ये हमने मैच कर दिया। डिस्टेंस हमेशा इन दोनों का सेम होना चाहिए, डायरेक्शन को हम चेंज नहीं करेंगे। तो इनके बीच में जो रिजल्टेंट वेक्टर देता है वो ऐसे रिजल्टेंट आएगा। वो क्या होगा, a + b वेक्टर। और पैरेललोग्राम लॉ है तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ये थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, इसको भी हम b बोल सकते हैं और इसको हम क्या बोल सकते हैं, a बोल सकते हैं। तो ऐसे लॉ को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ। होप सो इतना समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो हम हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वेक्टर कितने टाइप के होते हैं। तो वेक्टर बहुत सारे टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं वेक्टर्स, बट हमें जो पढ़ना है वो कुछ ही टाइप के पढ़ना है जो हमारे सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं और हम पर देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला जो वेक्टर होता है वो होता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर।
अब इक्वल वेक्टर क्या होता है, तो बहुत ही आसान शब्द में आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि एक वेक्टर है जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर का। मान लेते हैं कि एक वेक्टर का लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। इस वेक्टर का हमने नाम दे दिया ए वेक्टर। दूसरा जो वेक्टर है उसका लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर का है और इसका हमने नाम दे दिया बी वेक्टर। इक्वल वेक्टर होने का जो कंडीशन होता है वो ये होता है कि कभी भी दो वेक्टर जो हैं वो तब इक्वल कहलाते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। अगर ये इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो वेक्टर ये जो है वो बिल्कुल इधर की तरफ ही पॉइंट करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये इधर की तरफ पॉइंट कर ले, ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि दो वेक्टर तभी इक्वल होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड और उनका डायरेक्शन एग्जैक्ट क्या हो, इक्वल होते हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। होप सो इतना समझ आ गया होगा। दूसरा जो वेक्टर का टाइप होता है वो होता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, इसको भी हम बड़े आसान शब्द में सीखते हैं। मान लीजिए कि एक कोई वेक्टर है 5 सेंटीमीटर का, जिस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, ए वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। कोई दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर और ये भी क्या है, 5 सेंटीमीटर का है। ये दोनों वेक्टर तभी नेगेटिव कहलाएंगे जब इनका मैग्नीट्यूड क्या हो, एग्जैक्ट इक्वल हो, बट इनका डायरेक्शन क्या हो, एक दूसरे से अपोजिट होता है। तो नेगेटिव वेक्टर हम किसको बोलते हैं, ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन क्या हो, इक्वल नहीं हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, बट मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट डायरेक्शन। आप बस समझते जाइए, डेफिनेशन एग्जैक्ट नहीं पूछता है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव वेक्टर होता क्या है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एकदम एग्जैक्ट सेम होता है लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होता है, एक दूसरे से अपोजिट होता है। इतना समझ आ गया। इसके बाद जो है थर्ड वेक्टर पे हम चलते हैं। तो थर्ड जो टाइप है वेक्टर का, ये थर्ड जो टाइप है वेक्टर का वो होता है पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लीजिए कि एक एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन पोजीशन, जिसको हम 0 0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब कोई एक बंदा है, कोई एक पर्सन है जो कहीं पी पॉइंट पे खड़ा है, P1 पोजीशन पे। सपोज कीजिए वो कहां खड़ा है, P1 पॉइंट पे खड़ा है। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से लेके और ये P1 पॉइंट तक का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। हमेशा पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है, कभी भी पोजीशन वेक्टर बिना ओरिजिन के हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आया, P1। क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए कि कोई दूसरा पॉइंट है यहाँ पे P2, तो अगर हम ओरिजिन से इसको मिला देते हैं तो ये क्या हो गया, ये P2 पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर कोई तीसरा पॉइंट है यहाँ पे P3, अगर हम इसको ओरिजिन से मिलाते हैं तो ये क्या हो गया, तीसरा पोजीशन वेक्टर हो गया। तो ऐसे वेक्टर्स जो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कैलकुलेट किए जाते हैं, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या नाम देते हैं, पोजीशन वेक्टर का नाम देते हैं। होप सो इतना आपको समझ आ गया होगा। तो हम फोर्थ टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो फिजिक्स का क्लास 11 का चैप्टर 2 हो, चैप्टर 3 हो, बहुत सारे मैकेनिक्स वाले चैप्टर में इसका यूज होता है। उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है, लिखा हुआ है टेल्स अस चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद डायरेक्शन। ये हमें पोजीशन वेक्टर का चेंज बताता है विद डायरेक्शन। जैसे एक एक्सिस पे मान लेते हैं कि एक P1 पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 है, और उसी पे P2 वेक्टर है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है। तो ये P1 से लेके P2 तक का जो चेंज है, जो डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर 1 to 2, ठीक है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आसान शब्दों में वो बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, हमेशा आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट एक कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट जब भी हम चलते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं किसी डायरेक्शन में जा रहा हूं 4 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ऐसे चीजें क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में हमेशा फाइनल पोजीशन मैटर करता है और इनिशियल पोजीशन मैटर करता है। तो फाइनल पोजीशन हमारा क्या था, R2 पोजीशन वेक्टर था, इनिशियल हमारा क्या था, R1 पोजीशन वेक्टर था। इसी को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये R12 हमारा क्या निकल के आता है,
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल के आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इसको ध्यान से समझिए। इसी क्रम में अगर हम आगे पढ़ें तो फिफ्थ टाइप का जो वेक्टर होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, फ्री वेक्टर नाम देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है वेक्टर का, फ्री वेक्टर। नाम से ही लग रहा होगा कि फ्री, मतलब ऐसा नहीं है कि इसका मतलब कुछ नहीं होता है। फ्री वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। यहां पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों नहीं बदलता है। तो अगर हम इस वेक्टर की बात करें तो विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा वेक्टर मान लीजिए यहां पे रखा हुआ है, इसको हमने शिफ्ट कर दिया दूसरे जगह पे। हमने क्या किया, ना डायरेक्शन चेंज किया इस वेक्टर का, ना ही मैग्नीट्यूड चेंज किया इस वेक्टर का। तो जब भी ऐसे वेक्टर आते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर बोलते हैं। अब फ्री वेक्टर का यूज क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम फ्री वेक्टर पढ़ रहे हैं तो इसका यूज क्या होता है। फ्री वेक्टर का यूज हमेशा एंगल फाइंड करने के लिए होता है किसी भी दो वेक्टर के। अब मैं आपको समझाता हूं कि एंगल कैसे फाइंड करते हैं फ्री वेक्टर का। मान लीजिए कि एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में ए, ठीक है, और एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में बी वेक्टर। क्लियर। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वही रहेगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वही रहेगा। हम दोनों मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। हमने क्या किया, इस वेक्टर को, इस वाले को यहां पे हमने क्या किया, शिफ्ट कर दिया, ठीक है। हमने इस वेक्टर को क्या किया, शिफ्ट कर दिया यहां पे। अगर हम इसकी बात करें तो मान लेते हैं ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब यहां वाला जो वेक्टर है वो क्या हो गया, विदाउट डायरेक्शन विदाउट मैग्नीट्यूड चेंज किए वो यहां पे आ गया। तो इनके बीच में कितने एंगल का डिग्री बना, मान लेते हैं थीटा एंगल बना। तो क्या हो गया, दो वेक्टर के बीच में हम क्या फाइंड करते हैं, हमेशा एंगल फाइंड करते हैं। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर बोलते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, फ्री वेक्टर होता क्या है, ऐसा वेक्टर जिसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या होना चाहिए, ना उसके डायरेक्शन में चेंज होना चाहिए, ना ही उसके मैग्नीट्यूड में चेंज होना चाहिए। और ये यूज किस लिए करते हैं, फ्री वेक्टर का यूज हमेशा थीटा निकालने के लिए किया जाता है किसी दो वेक्टर में। अब बात आती है कि चलिए थीटा, कई बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर आपने थीटा यही क्यों लिया, थीटा तो इन दोनों के बीच का भी हो सकता है ना, ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, तो इनके बीच में दो थीटा पॉसिबल है, एक थीटा ये और एक थीटा ये। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, थीटा हमेशा शॉर्टेस्ट डिसाइड किया जाता है किसी भी दो वेक्टर का। जैसे एक वेक्टर बना यहां पे और एक वेक्टर बना यहां पे, तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा थीटा वाला, उसी को हम चूज करते हैं। कभी भी हम ये थीटा को चूज नहीं करेंगे। समझ आ गया? आई होप इतनी बातें समझ आ गई होगी आपको वेक्टर के क्रम में। तो हम अब इस चीज को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर की तरफ, जो हमारे हर क्वेश्चन में लगभग पूछा जाता है, और उसका नाम है यूनिट वेक्टर। आपने सुना होगा यूनिट वेक्टर क्या होता है, कई बार बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्वेश्चन में भी आता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, यूनिट वेक्टर क्यों पढ़ा जाता है। ये सारी चीजें मैं इसी टॉपिक में डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यूनिट वेक्टर का। हमने काफी सारे टाइप के वेक्टर पढ़ लिए, जो 6 नंबर का वेक्टर है वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम किसको कहते हैं, तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट के बराबर होता है, मतलब 1 होता है। यूज्ड टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू फिजिकल क्वांटिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो स्मॉल वेक्टर है तो ऐसे कर सकते हैं, कैपिटल वेक्टर है तो कैप लगा सकते हैं। ये होता है यूनिट वेक्टर का सिंबल, ठीक है। होता कितना यूनिट वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, जो हमें वेक्टर दिया गया है और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास एक वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप, या 2i कैप प्लस 3j कैप, ये एक हमारे पास वेक्टर है। तो इसका अगर हम यूनिट वेक्टर निकालने की बात करें तो ए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। तो ध्यान से देख लो कि मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं। ये हो जाएगा वेक्टर ऐसे ही, ए को हम ऐसे ही लिखेंगे, मैग्नीट्यूड होता है ए, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा, अगर यहाँ पे x और y है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ये थोड़ा ठीक से बना देते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और आंसर विल बी 2i कैप प्लस 3j कैप
डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, और ये आ गया यहां से 2i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाई रूट 13। ये हमारा क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। होप सो इतना समझ आ गया होगा कि यूनिट वेक्टर कहते किसको है। चलिए हम थोड़ा सा यूनिट वेक्टर को और एलाबोरेट करते हैं और सीखते हैं इसके आगे की चीजें। मैंने अभी बताया कि यूनिट वेक्टर हमेशा किस लिए यूज किया जाता है, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक जेड एक्सिस होता है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस की तरफ अगर हमें डायरेक्शन को फाइंड करना है तो उसको आई यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं। अगर हमें वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्शन को बताना है तो उसको जे यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं स्मॉल में, और अगर हमें जेड एक्सिस को बताना है तो हम उसके लिए स्मॉल के वेक्टर का यूज करते हैं। इतना समझ आ गया। जैसे अगर मैं बात करूं 50 किलोमीटर पर आवर आई कैप लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर जे कैप लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक ये चीज है हमेशा। तो ये 50 किलोमीटर पर आवर एक वेलोसिटी है मान लीजिए, या स्पीड है, जो भी कह लीजिए, हालांकि वेलोसिटी की हम बात करते हैं क्योंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो 50 किलोमीटर हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, पर्टिकुलर एक्स एक्सिस वाले डायरेक्शन में चल रहे हैं। आई कैप यहाँ पे ये दिखाता है कि ये जो वेलोसिटी मेंटेन किया हुआ है वो आई का मतलब होता है एक्स एक्सिस की तरफ, जे का मतलब होता है वाई एक्सिस की तरफ, और यही वेलोसिटी अगर के यहाँ पे अगर मिटा करके जे ना दिया होता, के कैप दिया होता, तो इसका मतलब है कोई आदमी अपना मोटरसाइकिल जो है वो जेड एक्सिस पे चला रहा है। ठीक है, अगर इसके बीच में मान लीजिए कि कहीं यहां पे कोई इंसान बाइक चला रहा है तो इसमें जे भी आता है और आई भी आता है, ये दोनों चीजें आती हैं। समझ आ गया इतना? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। अगर आप कायदे से नहीं समझेंगे, कुछ भी स्किप करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हमेशा जब भी कोई टॉपिक पढ़ा जाता है तो उसको ध्यान से सुनिए, पेन कॉपी लेके बैठ के। तो अभी हमने सीखा यूनिट वेक्टर होता क्या है। होप सो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार फिर से उसको पॉज करके अच्छे से नोट करके वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और ये सीखते हैं कि यूनिट वेक्टर पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि आपने फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, वहां पे यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन आ गया, या फिर आप मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम चीजें पढ़ें तो उस पे जो थ्योरी है वो तो हम सीखेंगे ही, उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे अटेम्प्ट करते हैं इस थ्योरी के बिहाफ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। बी वेक्टर है बी वेक्टर है 1i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग a प्लस b। हमें किसके अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में, हमें यूनिट वेक्टर a प्लस b के अलोंग फाइंड करना है ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहला हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला हो गया यूनिट वेक्टर फाइंड करने का। अब हम बात करते हैं कि दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। तो मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि हम दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। मान लीजिए कि a प्लस b ऐड करना है तो हम दोनों को बारी बारी से यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप नोट कर लेंगे, प्लस
1 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 1 k कैप हमने लिख लिया। i को i कैप से, j को j कैप से और k को k कैप से ऐड करते हैं, तो 2 प्लस 1 3i कैप, 3j माइनस 2j बचा प्लस का 1 j कैप, 4k कैप और 1 कितना होता है 5k कैप। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा ऊपर की तरफ वो आएगा 3i कैप प्लस 1 j कैप, ये 7 नहीं है 1 है, प्लस 5k कैप। इतना समझ आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट में लिखेंगे, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। आंसर कितना आ गया, रूट में 35। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या पुट कर दिया, डायरेक्टली 35 पुट कर देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम इसको अलग अलग वेक्टर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे a वेक्टर प्लस b वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या हुआ, वो हुआ 3 बाई रूट 35 i कैप प्लस 1j बाई रूट 35 प्लस 5 बाई रूट 35 k कैप। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया यूनिट वेक्टर फाइंड करने का। होप सो इतना समझ में आया होगा। मैं आपको अगेन समझा देता हूं, यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बात करते हैं। अब यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, तो उसका बेसिक सा फॉर्मूला है a कैप a प्लस बी। अगर a प्लस बी की बात कर रहा है तो हम दोनों वेक्टर को क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे। तो जब हम इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 माइनस 2 प्लस 1 बच गया, 4 प्लस 1 5 हो गया। होप सो इतना समझ आ गया। मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो रूट अंडर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है रूट अंडर, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, वो जोड़ करके आएगा 35। इतना समझ आ गया। तो हम इसी टर्म में आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट एक वेक्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो हम सीखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। तो हम सीखते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आप दूसरे नाम से भी सुना होगा इसको, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ना, आपने इस नाम से भी सीखा होगा। बेसिक जब कोई टीचर बताते हैं तो यही बताते हैं कि कंपोनेंट में कैसे तोड़ते हैं। मान लीजिए कि एक ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, इस तरफ 10 न्यूटन का। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एक ब्लॉक पे कोई आदमी या कोई पर्सन जो है वो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब ये क्या है, ना एक्स एक्सिस की तरफ है ना वाई एक्सिस की तरफ है, तो हम इसको यहां पे क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। इतना पता चल गया कि एक्स एक्सिस पे मान लीजिए वो 30 डिग्री से इंक्लाइंड है। ठीक है, अब इस वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जो बेस के सटे हुए होता है, जैसे ये थीटा के सटे हुए हैं तो ये कॉस कंपोनेंट में आता है, तो ये आ गया 10 कॉस 30 डिग्री, और जो उससे दूर होता है वो होता है 10 साइन 30 डिग्री। ठीक है, मैं आपको बहुत डिटेल में चीजें नहीं पढ़ा रहा, मैं इसलिए इतना ही पढ़ा रहा हूं जिससे आपका फिजिक्स मैथ्स में आसानी से चीजें बन जाए। ठीक है, बहुत डिटेल में अगर पढ़ना है तो मैं उसके लिए अलग सा एक वीडियो बना दूंगा। जो सारी चीजें ये कॉस में ही क्यों टूटते हैं,
tan में ही क्यों, जो उसमें ये मैं सारी चीजें बताऊंगा कि ये cos में क्यों टूटता है, ये sin में क्यों टूटता है। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझिए कि अगर कोई वेक्टर किसी थीटा एंगल पे लग रहा है फोर्स, या मान लो कोई वेक्टर है, अभी के लिए ये समझिए कि कोई भी वेक्टर अगर इंक्लाइंड है थीटा डिग्री पे, तो जो थीटा से सटे जो साइड होता है उसको कॉस कंपोनेंट में तोड़ते हैं, और जो थीटा से दूर होता है उसको साइन कंपोनेंट में तोड़ते हैं। बहुत इजीली ये चीज है और आसानी से आपको समझ आ जाएगा। समझ आ गया? जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, यहां से ये क्या हो गया 45 डिग्री बना दिया और ये 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये जो कंपोनेंट तोड़ेंगे ये इससे सटे हैं, तो 100 cos 45 डिग्री, क्लियर। और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा 100 sin 45 डिग्री। सिंपल। इसका क्या है, इसी वेक्टर का दो कंपोनेंट मिलेगा, एक एक्स एक्सिस की तरफ मिलेगा और एक वाई एक्सिस की तरफ मिलेगा। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। लिखा भी हुआ है, व्हेन वेक्टर इज इंक्लाइंड एट सम एंगल देन इट इज रिजॉल्व्ड इन कंपोनेंट्स। अगर कोई वेक्टर इंक्लाइंड है किसी एंगल पे, अगर कोई वेक्टर जो है वो इंक्लाइंड है किसी एंगल पे, तो हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में, एक एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट मिलेगा और एक वाई एक्सिस की तरफ मिलेगा। जो एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट मिलेगा उसको हम कॉस कंपोनेंट में तोड़ते हैं, जो वाई एक्सिस की तरफ कंपोनेंट मिलता है उसको हम साइन कंपोनेंट में तोड़ते हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों में ये कंपोनेंट फॉर्म होता है वेक्टर। अब इस क्रम में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जितना हम दूर जाते जाते हैं थ्योरी से, उतना ही इंपॉर्टेंस क्या होता है किसी चीज का बढ़ता जाता है। अब हमने इतनी सारी चीजें जान ली, इसके बाद हम जो सीखने वाले हैं ये उससे भी इंपॉर्टेंट है। क्या है वो चीज, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। किसी भी दो वेक्टर का हमने एडिशन सीखा था, हमने सब्ट्रैक्शन सीखा है, रिजॉल्विंग सीखा है, कैसे किसी दो वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं कि किसी भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो किसी भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वो दो तरीके से करते हैं। एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, एक को क्या बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और दूसरे को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और दूसरे को बोलते हैं क्रॉस। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, स्केलर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। क्योंकि जब भी हम किसी दो वेक्टर को अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ए डॉट बी निकालते हैं, जो यहाँ पे आंसर आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी हमेशा आता है। और जब हम किसी दो वेक्टर का क्रॉस निकालते हैं तो जो यहाँ पे आंसर आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब कई लोग ये पूछेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, फिर वो भूल गए होंगे, तो मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूं आपको। स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाती है, डायरेक्शन की बात नहीं की जाती है। वेक्टर क्वांटिटी हम उसको बोलते हैं कि जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी आता है, या हम ये कह सकते हैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आता है। जैसे अगर हम बात करें, एक फॉर्मूला आपने सुना होगा, चलिए मैं इसको मिटाता हूं। वेक्टर और स्केलर के बहुत, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने फॉर्मूला सुना होगा वर्क का। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू, ये इनटू क्रॉस मत समझ लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन है, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब होता क्या है, आपको पता है कि फोर्स भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये दोनों आपको अच्छे से पता होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो जैसे ही हम दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किसी भी दो वेक्टर को अगर हम डॉट प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका जो आंसर आता है वर्क, क्या वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आंसर हमेशा स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी आता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं आता है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल का, वेक्टर प्रोडक्ट के एग्जांपल का। तो मान लेते हैं टॉर्क। टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, या आपने सुना होगा F क्रॉस
डिस्टेंस को मान लीजिए मैं r बोल देता हूं, r परपेंडिकुलर होना चाहिए, और टॉर्क भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब हम किसी भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट निकालते हैं, किसके थ्रू, क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू निकालते हैं, तो जो रिजल्ट मिलता है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। जब भी हम किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी आता है, स्केलर क्वांटिटी नहीं आता है। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है यहाँ पे टॉर्क का। यहां तक समझ आ गया? तो हम बात करते हैं इसके बाद कि आखिर हमने इतना थ्योरी तो पढ़ लिया, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट क्या होते हैं, एक्चुअल में इसको कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमें दो वेक्टर दे दिया जाए तो हम इसको फाइंड कैसे करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बाद हम ये सीखते हैं कि किसी भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। पहला जो हम फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे डॉट प्रोडक्ट। बहुत इजी वे में मैं एक लाइन में समझा देता हूं। डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है जानना। मान लीजिए कि हमने एक वेक्टर चूज किया a और दूसरा वेक्टर चूज किया b, तो जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो a डॉट b वेक्टर जब भी निकालेंगे तो ये आता है ab cos थीटा। a और b इनका मैग्नीट्यूड होता है और इनके बीच में बनने वाले थीटा को ही हम क्या बोलते हैं, cos थीटा बोलते हैं। इतना समझ आ गया? तो ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। अब इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले जो, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, दूसरा वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, दो वेक्टर है, ठीक है। तो i डॉट i अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, i डॉट i का i इंटू i अगर हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो ये हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर हम j वेक्टर यूनिट वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर j करते हैं तो ये 1 होता है। k यूनिट वेक्टर डॉट k यूनिट वेक्टर करते हैं तो ये हमेशा 1 होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, पैरेलल कंपोनेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर का i कंपोनेंट इधर है, दूसरे वेक्टर का भी i यही होगा ना, इनके बीच में जो थीटा बनेगा वो क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है। cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो किसी भी वेक्टर को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट के थ्रू, तो हम इसके सिर्फ यही चीजों को हम क्या करते हैं, सामने सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि i डॉट i 1 हो गया, j डॉट j 1 हो गया, k डॉट k 1 हो गया। तो हम डायरेक्ट 3 इंटू 2 कर देते हैं, प्लस 4 इंटू 3 कर देंगे, प्लस 5 इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। और आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 6 प्लस 12 प्लस 20, और आंसर आ गया हमारा 18 और 20 कितना होता है, 38 यूनिट। यही क्या होता है, हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है। बाद इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो आता है क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट हम उसको बोलते हैं जो क्या होते हैं, 90 डिग्री पे कंपोनेंट होते हैं। जैसे पहले तो फॉर्मूला सीख लीजिए, होता क्या है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का जो a क्रॉस b का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो होता है ab साइन थीटा। ये चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम थीटा डिफाइन कर लेंगे, a और b तो वेक्टर पता ही है आपको क्या होता है। इसमें जो i j के कंपोनेंट्स आते हैं उनका जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सर्कुलर लॉ होता है, एक तरफ रखते हैं i, दूसरी तरफ रखते हैं j और तीसरी तरफ रखते हैं k। अगर हम i क्रॉस j करेंगे, क्या करेंगे, i क्रॉस j करेंगे, तो हमेशा क्या आएगा, k आएगा। इसी सिस्टम में हमेशा काम करना है आपको। अगर हम j क्रॉस k करेंगे, j वेक्टर क्रॉस k वेक्टर करेंगे तो क्या आएगा, i आएगा। अगर हम k क्रॉस i करते हैं तो क्या आएगा, j आएगा। बहुत सिंपल सा ये रूल होता है। अगर हम उल्टा करते हैं, जैसे j वेक्टर क्रॉस i करते हैं तो ये माइनस k आ जाएगा। अगर हम j क्रॉस i करते हैं तो ये उल्टा आ जाएगा, माइनस k आ जाएगा। ऐसे ही इनका 3 और निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं k क्रॉस j करूं तो माइनस i आएगा। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका होता है फाइंड करने का। अगर हम इनमें सेम जो कंपोनेंट है, जैसे i क्रॉस i वो 0 होता है, j क्रॉस j वो 0 होता है, k क्रॉस k वो 0 होता है। तो जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो सेम जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं, अगर हम उनको सेम मल्टीप्लाई करें तो वो 0 होते हैं। अगर हम उनका क्रॉस करते हैं i के साथ नेक्स्ट कंपोनेंट j का, तो उसके बाद वाला कंपोनेंट k आ जाता है। तो ये सर्टेन रूल होता है।
इसके बाद हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं और ये पता लगाते हैं कि हम फाइंड कैसे करेंगे इस चीज को। मान लेते हैं कि कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर है। ए वेक्टर क्या है 2i प्लस 3j प्लस 4k और बी वेक्टर है 3i प्लस 6j प्लस माइनस 2k। इन दो वेक्टर का अगर हमें क्रॉस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, तो हम डिटर्मिनेंट रूल लगाते हैं। और करते कैसे हैं, एक तरफ लिखते हैं i j k और दूसरे तरफ दूसरे रो में लिखते हैं 2 3 4 और फिर तीसरे रो में लिखते हैं 3 6 और माइनस 2। इस वर्टिकल को हम इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ये डिटर्मिनेंट वगैरह मैट्रिसेस में पढ़ाया जाता है, ठीक है। मैं बता देता हूं यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट्स का, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक हम इसको आई को चूज कर लेते हैं। अब आई को चूज करेंगे तो ये चीज हम ढक लेंगे और इसका एक रो और एक कॉलम को हम क्या करेंगे, ढक लेंगे। तो मान लीजिए कि हमने ये भूल गए कि ये भी कुछ है और ये भी कुछ है, इस चीज को और इस चीज को भूल जाइए, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे, हमने चूज किया है, हमेशा ऐसे चूज कीजिए, गलतियां कम होंगी, देन ऐसे। तो सबसे पहला हमने क्या किया, या आपकी मर्जी है, पहले इस कंपोनेंट को लिखिए मल्टीप्लाई करके, उसके बाद इसको लिखिए, ठीक है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए मैंने ऐसे चूज किया, फर्स्ट ये चूज किया, सेकंड इसको चूज किया। तो पहला चूज किया 3 इंटू माइनस 2 क्या होता है, माइनस 6, बीच में आएगा माइनस, फिर हमने 6 इंटू 4 कितना होता है 24। फिर जब हम जे कंपोनेंट चूज करते हैं तो वो माइनस के साथ चूज करते हैं। अब जे कंपोनेंट चूज करेंगे तो फिर इसको मिटाते हैं, मान लीजिए 6 है माइनस 2 है, इस चीज को हम अब जब भी हम जे कंपोनेंट चूज करेंगे तो जे हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अभी भी हमने क्या करना है, जे वाले कॉलम को ढकना है और जे वाले रो को ढकना है। तो दिस मल्टीप्लाई दिस, तो 2 2 या माइनस 4, बीच में आएगा माइनस, दिस मल्टीप्लाई दिस, 3 इंटू 4 क्या होता है 12 होता है। फिर जब के कंपोनेंट चूज करेंगे तो के पॉजिटिव आएगा। अब के वाले को हम ढकेंगे रो और कॉलम को, तो क्या बचा 6 इंटू 2 12, 3 इंटू 3 माइनस 9। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आ गया माइनस 30 आई कैप, ये आ गया आपका माइनस 16 जे कैप, ये माइनस में 16 है और ये प्लस बना देगा, और ये आ गया 12 माइनस 9 3 के कैप। यही क्या हो गया, ए क्रॉस बी आ गया। मैंने आपको बताया भी था कि जब भी हम किसी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी आता है। यहां तक होप सो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लीजिए कि आपसे पूछ दिया कि ए क्रॉस बी तो आपने निकाला, इसका यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाइए। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो वेक्टर होता है, और इसी का क्या लिखेंगे हम, मैग्नीट्यूड। क्या लिखेंगे हम, मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी कितना आया था, अभी हमने सॉल्व किया था, ए क्रॉस बी आया था माइनस 30 आई कैप प्लस 16 जे कैप प्लस 3 के कैप आया था। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता है, अंडर रूट में माइनस 30 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस 16 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे। इसको सॉल्व कर देंगे, माइनस आई कैप प्लस 16 जे कैप प्लस 3 के कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट में। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये चीजों को आसानी से आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे, तो बहुत इजीली स्क्वायर रूट निकल जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये होता है किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करने का तरीका वेक्टर प्रोडक्ट में। होप सो इतना समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, 2 बार 3 बार देखिए और एक एक टर्म को अच्छे से नोट कीजिए, समझिए, आपको डेफिनेटली वेक्टर समझ में आएगा। इसके अलावा फिजिक्स में इतना वेक्टर पढ़ने के बाद से इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है, आपका आसानी से फिजिक्स का हर वेक्टर वाले क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। होप सो इतना समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, तभी वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।